नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है संविधान का भाग 1 अर्थात राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन पर मेन फोकस रहेगा। राज्यों के पुनर्गठन से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एमपी पुलिस में। यदि राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन यदि उनमें से नहीं आते, जैसे कि प्रथम मुख्यमंत्रियों में से नहीं आते हैं, तो इनमें से इस टॉपिक से आने की संभावना उनमें से सबसे ज़्यादा रहती है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जैसे कि फजल अली खान। तो ऐसी चीज़ें बार बार क्वेश्चन में उठी है एमपीपीएससी में भी और सभी एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो अपना मेन फोकस होगा वो कौन होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग या भाग 1 संविधान का। ठीक है, भाग 1। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संविधान। भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, आर्टिकल 1 या संविधान के भाग 1 के जो पहला आर्टिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत, दोनों नाम है, दो नामों का वर्णन मिलता है। तो भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा तो इसमें आप अधिकतर बच्चे ये देखते हैं कि राज्यों का संघ होगा अर्थात सभी राज्यों का, जितने भी क्षेत्र या यूनियन यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं और सभी राज्य हैं उनका संघ होगा। नहीं, इसमें केवल भारत के 28 राज्य, वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं, तो केवल भारत के वर्तमान 28 राज्यों को ही गिना जाएगा। यानी कि भारत 28 राज्यों का संघ होगा, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, उन पर अधिकार किसका रहता है, तो सीधे केंद्र से चलता है। वो किससे चलता है, सीधे केंद्र से चलता है। जबकि राज्यों पे कौन रहता है, मुख्यमंत्री रहते हैं। यहाँ पर विधान परिषद रहती है, क्या विधानसभा या विधान परिषद दोनों रहती है। तो भारत क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और हमारे जो संघ मतलब संघ दो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि संघीय व्यवस्था, अपने यहाँ पे किसको अपनाया गया है, यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरी होती है परिसंघीय व्यवस्था। क्या होती है, परिसंघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था। और तीसरी होती है महापरिसंघीय व्यवस्था, महापरिसंघीय व्यवस्था, महापरिसंघीय व्यवस्था। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था अर्थात यूनियन, यूनियन प्रकार का फेडरल है हमारा देश। तो फेडरल यानी कि यूनियन प्रकार का जो देश होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो राज्य हैं, राज्य की तुलना में केंद्र के पास क्या होती है, ज्यादा शक्तियां होती है। क्या होती है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती है। केंद्र के पास राज्यों की तुलना में क्या होती है, शक्तियां ज्यादा होती है। और संघ से यानी कि यूनियन प्रकार की जो फेडरल रहती है उसमें राज्यों का मतलब राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। क्या, राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। यानी कि राज्य अगर चाहे कि हम, जैसे कि अपने साथ यहाँ पे मान लीजिए मध्य प्रदेश, मान लीजिए मध्य प्रदेश चाहे कि मैं केंद्र सरकार से अलग होके एक अलग देश घोषित होना चाहता हूँ, या मध्य प्रदेश की जनसंख्या चाहे या कुछ भी चाहे, यार राज्य का मुख्यमंत्री चाहे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे कौन सी है, यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था है। कौन सी, यूनियन प्रकार। और यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था में राज्यों का किसी भी हाल में, किसी भी हालत में केंद्र से अलग नहीं हो सकता। यानी कि उसके संघ से अलग नहीं हो सकता। और संघ कौन है अपने यहाँ पे, तो केंद्र है। यानी कि केंद्र से अलग नहीं हो सकता। चाहे जैसे कि अब जम्मू कश्मीर है, कितनी माथा पच्ची कर करके माथा पच्ची करी उसने, काफी ज्यादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो व्यवस्था ही नहीं है कि यहाँ से जो संघ से राज्य अलग हो सकते हैं, किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकते। इसीलिए जो केंद्र है वो क्या होता है, राज्यों की तुलना में अधिक ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं राज्यों की तुलना में। ठीक है, परिसंघीय व्यवस्था में क्या है, परिसंघीय व्यवस्था में क्या है, परिसंघीय व्यवस्था में क्या होती है कि केंद्र और राज्य, कौन से, केंद्र और राज्य दोनों के पास क्या रहती है, बराबर शक्तियां रहती है। किसके पास रहती है, केंद्र और राज्य के पास क्या होती है, बराबर शक्तियां रहती है। यदि राज्य चाहे तो केंद्र से अलग भी हो सकता है, यानी कि केंद्र से स्वतंत्र हो सकता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के एक देश भी घोषित कर सकता है। ये व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, और महासंघीय व्यवस्था, इसमें राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां होती है और केंद्र के पास कम होती है। ठीक है, जैसे कि महासंघीय व्यवस्था है, सॉरी परिसंघीय व्यवस्था है। जैसे कि जब अमेरिका आजाद हुआ था तो उसमें 13 राज्य थे। कितने, 13 राज्यों ने क्या किया, 13 राज्यों ने मिलके और एक देश बना लिया। क्या बना लिया, एक देश बना लिया। और जो केंद्र है, यानी केंद्र जो शक्तियां रहती है, केंद्र को क्या कर दी, कुछ शक्तियां दे दी और राज्यों ने कुछ शक्तियां ले ली और एक देश घोषित कर दिया। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, तो वहां पे 50 राज्य हो गए। ठीक है, 50 राज्य उसमें शामिल हो चुके हैं। तो परिसंघीय व्यवस्था में भी जो राज्य हैं वो खुद को अलग कर सकते हैं,
लेकिन अमेरिका में इसकी अवधारणा अब बदल दी है, क्योंकि वहाँ की जो अवधारणा है वो वहाँ की जो न्यायपालिका है उसने उसकी समीक्षा करते हुए कर दिया है कि अब कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। क्या कोई भी राज्य केंद्र से अलग हो नहीं सकता, और यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था में तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और जैसे महासंघीय, जैसे कि सोवियत संघ था पहले, सोवियत संघ, ठीक है, तो सोवियत संघ क्या था, अनेक देशों का मिलके एक संघ था जो कि टूट चुका है। तो अब सारे के सारे देश क्या हुए, अलग अलग, यानी कि राज्य था तो राज्यों ने क्या कर लिया, अलग अपने अपने हिस्से तोड़ लिए और अलग से देश घोषित हो गए, और जो केंद्रीय व्यवस्था थी अब वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से संघीय व्यवस्था में क्या होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या पाई जाती है, यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था पाई जाती है, और इसमें कोई भी राज्य अपनी केंद्र सरकार से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी होती हैं, ठीक है। यूनियन प्रकार की व्यवस्था में भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि भारत कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें दो चीजें और लिखी गई हैं। इसमें दिया गया है कि कौन कौन से राज्य होंगे और कौन कौन से राज्यों मतलब किस प्रकार के राज्य होंगे। ये सारी की सारी जो सूचना मिलती है अपन को वो मिलती है अनुसूची 1 में, यानी कि इसके माध्यम से एक तरीके से सूचित कर दिया गया है कि कौन कौन से, जैसे कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। मान लीजिए भैया राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, उनका नाम क्या है, ठीक है, कितने राज्य हैं, कितने प्रकार के राज्य रहते हैं, यानी कि राज्य रहेगा एक, जैसे केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो उनके राज्यों के नाम एवं जो कितने प्रकार के पाए जाते हैं वो कौन से में मिलते हैं, तो अनुसूची 1 में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, अनुसूची 1 देखनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या देखनी पड़ेगी, अनुसूची 1 देखनी पड़ेगी। 1 में लिखा है कि भैया भारत में राज्यों की संख्या इतनी है तथा उनके नाम ये है, ठीक है। तो इससे क्या इशारा कर दिया जाता है, तो भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और ये राज्य कौन कौन से होंगे, तो ये बातें जानने के लिए आपको क्या चीज खोलनी पड़ेगी, तो सूचियां खोलनी पड़ेगी। क्या सूचियां खोलनी पड़ेगी, अनुसूचियों को देखना पड़ेगा। अनुसूची कौन सी, तो अनुसूची 1, ठीक है। ये था 1 आर्टिकल 1, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कर सकती है, आर्टिकल 2 के माध्यम से बताया गया है कि संसद क्या कर सकती है कि संसद किसी विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेके संसद क्या कर सकती है, विदेशी राज्य को अपने यहाँ पे मिला सकती है। जैसे गोवा मान लीजिए, गोवा पहले पुर्तगाल के अंतर्गत आता था, पुर्तगाल के अंतर्गत, ठीक है। जैसे पुर्तगालियों ने जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो पुर्तगालियों जो गोवा था उससे पुर्तगालियों का अधिकार था, पुर्तगाली उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। पुर्तगाली एक दस्तावेज लेके यूएन में पहुंच गए कि भैया हमारा एक क्षेत्र वहाँ पे है, इसे आप मान्यता दीजिए। क्या कोई भी देश का कोई भी हिस्सा कहाँ पे है, या कोई देश घोषित होने के लिए क्या करना पड़ता है, यूएन से मान्यता प्राप्त लेनी पड़ती, तब जाके यूएन उसे मान्यता देगा, तभी जाके जो अंतर्राष्ट्रीय देश होते हैं उसे देश का दर्जा देते हैं, किसी क्षेत्र पे उसका अधिकार मान्य करते हैं। तो पुर्तगाल चला, यूएस संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र ने समझाया कि तुम कहाँ और वो कहाँ, तुम इतनी दूर पड़े हो, वो इतनी दूर है, तो कैसे चलेगा। भारत भी गया, भारत ने कहा कि भैया हमें दे दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये वैसे भी आपने जबरदस्ती हथियार रखा है। तो पुर्तगाल नहीं माना। तो भारत ने क्या किया, भारत अब इंतजार में था, क्या था, भारत एक मौके की तलाश में था। तो जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल ने क्या वहाँ पे सेना लगा रखी थी गोवा में, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, भारत की एक जो सेना रहती है, जहाज रहते हैं सिविल्स, यानी कि जनता से भरे, यानी कि उसमें लोग बाग बैठे थे सिविलियन, और उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो भारत बस इसी फिराक में था, तो उसने हमला किया, उसमें सिविलियन की मौत हो गई। तो भारत ने क्या कर दिया, डायरेक्ट हमला ही कर दिया, यानी कि उसने फोर्स ही भेज दी, और क्या कर लिया, गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद करवा लिया। क्या कर लिया, पुर्तगाल को आज़ाद करवा लिया। तो ये क्या होगा, जैसे कि विदेशी राज्य क्या कर लिया, यानी कि किसके अंतर्गत आता था ये, लेकिन पहले से तो पुर्तगाल के अंतर्गत आता था, लेकिन भारत ने क्या कर लिया, इसे उससे अब छीनकर भारत में शामिल कर लिया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, विदेशी राज्य को शामिल कर सकते हैं, यानी कि भारत कोई भी क्षेत्र क्या कर सकता है, जैसे कोई भी अधिकार जीत लिया। जैसे कि पीओके मान लीजिए, पीओके अभी किसके अंतर्गत आता है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अपन बोलते हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए, लाहौर तक चले जाइए, मिलिट्री को लेके, मिलिट्री को दे दीजिए नीचे छूटे एक बार। तो अगर यदि पाकिस्तान की कोई भी अगर ज़मीन अपन हथिया लेते हैं, तो उसको भारत में शामिल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो क्षेत्र भारत में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में क्या लेके आया है कि संसद
ये काम कौन कर सकती है? तो भारत की संसद कर सकती है। तो भारत की संसद क्या कर सकती है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर कोई विदेशी राज्य को अपने यहाँ पर शामिल कर सकती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए सिक्किम। क्या? सिक्किम। सिक्किम पे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था। कौन सा? चोग्याल वंश का शासक। वहाँ का जो शासक था वो राजतंत्रात्मक था, यानी कि भारत आज़ाद हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान, सब चीज़ें आज़ाद हो चुकी, लेकिन जो सिक्किम था, सिक्किम क्या था? भारत के ये वाला जो वहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो जो सिक्किम था, सिक्किम रणनीतिक महत्व के लिए भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनको पहुंचने के लिए भारत को भी सिक्किम की ज़रूरत थी। तो सिक्किम में किसका शासक था? पहले चोग्याल वंश का शासक था। तो वहाँ की जनता ने क्या किया? भारत सरकार से, मतलब भारत सरकार से कहा, उस समय जो भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी वैसे ही आयरन लेडी, डरने वाली थी नहीं। 1971 में ज़बरदस्ती पूरी पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया, जबकि संयुक्त पूरे विश्व का दबाव भारत पे था, तो तब नहीं डरी। तो वो सिक्किम के लोगों को लगा कि यही है जो अपन को आज़ाद करवा सकती है इस राजा से, क्रूर शासक से। तो क्या हुआ कि वहाँ की जनता ने भारत से अपील की, तो भारत ने कहा कि चलो भाई ठीक है, तुम्हें भी करवाते हैं। तो भारत ने क्या किया कि उसे पहले एक शहर राज्य का दर्जा दे दिया। क्या कर दिया? 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में, और क्या कर दिया? सिक्किम को एक शहर राज्य का दर्जा दे दिया। शहर राज्य का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई देश है, जैसे कि मैं एक देश हूँ, चाहे आप लोग एक देश मान लीजिए, ठीक है, अपने घर को देश मान लीजिए, चाहे अपने गाँव को देश मान लीजिए, चाहे अपने शहर को देश मान लीजिए, और आपके देश की जो कुछ व्यवस्था है, मान लीजिए कोई बड़ा देश है और आप एक छोटे देश हो, तो कोई मतलब ऐसे कि सैन्य शासन, यानी कि आपकी जो रक्षा की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। और आपके जो विदेशी मामले होंगे उन्हें भी कौन करेंगे? हम हैंडल करेंगे, बाकी का राज्य आप संभालो। जैसे कि कोई देश है, उसने क्या कर रखा है? किसी के साथ समझौता कर रखा है कि अगर मुझ पे हमला हुआ तो वो तुम्हारे ऊपर हमला माना जाएगा, यानी कि अगर मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया और मैंने किसी से संरक्षित राज्य की भूमिका ले रखी, यानी कि मेरी जवाबदारी किसी और देश ने ले रखी है कि तुम्हारे ऊपर यदि हमला होगा तो वो हम पे हमला माना जाएगा। जैसे कि भारत ने सिक्किम के ऊपर यदि हमला होता है तो किस पे हमला माना जाएगा? भारत के ऊपर हमला माना जाएगा। और भारत क्या देखेगा? विदेशी मामले, यानी कि विदेशों से जो भी संबंध बनाने होंगे, जो हमारे विदेशी संबंध होंगे वही आपके विदेशी संबंध होंगे, और बाकी के जो भी काम करने हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अपन? शहर राज्य। क्या? शहर राज्य कहते हैं, ठीक है, शहर राज्य। तो 35वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया? सिक्किम को एक शहर राज्य जोड़ दिया गया। और शहर राज्य जब जोड़ा गया था तो संविधान में संशोधन किया, और संशोधन करके क्या जोड़ दिया गया? आर्टिकल 2A। क्या जोड़ दिया गया? आर्टिकल 2A नाम से एक क्लॉज जोड़ दिया, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है। लेकिन वहां की जनता फिर भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए इस राजा से, चोग्याल शासक से हमें पूरी आज़ादी चाहिए। साल जब भी कुछ भी आदेश दे देते हैं पागलों की तरह, ठीक है ना। तो क्या भारत में क्या था उस समय? लोकतंत्रात्मक था। तो यहाँ की जो जनता थी वो मान नहीं रही थी। तो भारत ने क्या किया? सेनाएं भेज दी, और क्या किया? 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया। क्या कर लिया? पूर्ण राज्य बना लिया, ठीक है। तो भारत ने 36वां संविधान संशोधन किया कब? 1975 में, और सिक्किम को क्या कर लिया? भारत का पूर्ण राज्य बना लिया। और सिक्किम जब राज्य बना तो वो कौन से नंबर का था? तो 22वें नंबर का था, ठीक है। तो भारत जो सिक्किम था भारत का 22वें नंबर का राज्य बन गया, ठीक है। कब बना? तो 36वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1975 में, ठीक है। ये भारत का पूर्ण राज्य बन गया। अब जैसे ये 36वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना, वैसे ही क्या कर दिया गया? इस संविधान जो 35वां संविधान संशोधन किया था, इसे क्या कर दिया? संविधान से डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? इसे संविधान से डिलीट कर दिया, क्योंकि अब तो पूर्ण राज्य हो ही चुका है, अब तो शहर राज्य की जरूरत ही नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ देश से ही होता है, ठीक है। राज्य राजनीतिक भाषा में उसे देश ही कहते हैं, लेकिन अपन राज्य का स्टेट से भी ले लेते हैं। तो इसे क्या बना दिया गया? भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 3। कौन सा? आर्टिकल 3 यही है, इसी पे आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके माध्यम से बताया गया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेके क्या कर सकती है? वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं उनमें तोड़ फोड़ कर सकती है। यानी कि जो भी राज्य है वर्तमान में, जैसे कि 28 राज्य है, उन 28 राज्यों में क्या कर सकती है? अदल बदल कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है, उनका सीमा बदल सकती है, उनका क्षेत्र बदल सकती है। ये जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? तो संसद के पास है।
और संसद क्या करेगी, पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगी। और ये किस बहुमत के माध्यम से करेगी, तो ये सब कुछ जो होगा वो साधारण बहुमत के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि संसद में जो उपस्थित सदस्य हैं और जो मतदान कर रहे हैं, उपस्थित तथा मतदान कर रहे संख्या के एक अधिक, क्या उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों की संख्या का एक अधिक। यानी कि मान लीजिए 100 सदस्य हैं और 100 के 100 वोट कर रहे हैं और वोटों में से कितने चाहिए, 51%। कितना, 51%। ठीक है, 51% जो भी सदस्य दे देंगे उसे क्या कहते हैं अपन, साधारण बहुमत कहते हैं। तो साधारण बहुमत से जैसे ये बिल पास होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, उस राज्य की सीमा एवं नाम जो भी संसद को चेंज करने हैं वो बदल दिए जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे कि मध्य प्रदेश ही मान लीजिए। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जैसे कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जैसे भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, ये वाला जो, और झांसी है, ललितपुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है, इसको क्या करना चाहती है संसद, एक बुंदेलखंड राज्य घोषित करना चाहती है। क्या करना चाहती है, बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहती है। तो उसके लिए क्या करेगी, सबसे पहले राष्ट्रपति के पास एक पूर्व सूचना जारी करेगी कि भाई हम इस क्षेत्र में ये बदलाव करना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति को सूचना दे दिया। राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद में संसद क्या करेगी, संबंधित राज्य, यानी कि अब किस राज्य से तोड़ के वो अलग राज्य बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, किस किस राज्यों से। तो भारत अपन बुंदेलखंड का क्षेत्र बना रहे हैं, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है वो कौन कौन में आता है, यूपी और एमपी में आता है। ठीक है, तो संबंधित राज्य की विधानसभाओं के पास एक नोटिस जारी करेगी। क्या करेगी, एक नोटिस जारी करेगी, यानी कि क्या लिखेगी, एक पत्र लिख के भेजेगी किसके पास में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा और मध्य प्रदेश की विधानसभा के पास की हम ये राज्य में ये परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि ये बुंदेलखंड का इलाका हम बनाना चाहते हैं अलग राज्य के रूप में। अब इसके लिए कुछ समय सीमा तय कर दी गई। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास से जो खत आया उसमें बोल दिया कि भाई तुम्हें 3 महीने की तुम्हें समय सीमा देते हैं। 3 महीने के अंदर आपको जवाब देना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप कुछ इसमें सुझाव देना चाह रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन यदि कोई अगर यूपी और एमपी की जो विधानसभाएं जो इसके लिए मना भी करती है या कोई सुझाव भी देती है, तो उसके लिए केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं है कि इसकी जो सुझाव दिए हैं या मना कर रही है तो इसको मानना ही पड़ेगा। नहीं, केंद्र सरकार चाहे तो मान सकती है, चाहे ना मान सकती है, ये सब उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसके पास जाता है, तो इसके पास जो विधेयक जब जाता है तो केंद्र सरकार में यानी कि संसद में ये दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। किसी में मतलब लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में क्या कर दिया जाता है, ये पेश कर दिया जाता है। और पास कैसे करना है, तो आपको पता है ये साधारण बहुमत से। जैसे ही बहुमत पास होगा, यानी कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा से जैसे ये पारित हो गया, और उसके बाद इस पे किसके साइन होते हैं, तो राष्ट्रपति के साइन होते हैं। राष्ट्रपति के जैसे साइन हुए वो क्या हो गया, बुंदेलखंड अलग राज्य बन गया। क्या हो गया, बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल 3 के माध्यम से। ठीक है, यानी कि सरकार क्या कर सकती है, आर्टिकल 3 के माध्यम से राज्य के जितने भी वर्तमान में राज्य उनमें किसी राज्य का नाम बदलना है, क्षेत्रफल में बदलाव करना है, सीमा में बदलाव करना है, ये किसके माध्यम से करती है, तो आर्टिकल 3 के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से, तो आर्टिकल 3 के माध्यम से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर। ठीक है, इसके बाद आते हैं जैसे कि उदाहरण स्वरूप एमपी से छत्तीसगढ़ कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को क्या कर दिया, बिहार से अलग करके झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के माध्यम से बताया गया है कि 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन के माध्यम से 368 के बाहर रखा गया है। यानी कि सरकार यदि कोई अपना जो राज्य है, यानी कि राज्य का जो हिस्सा है, किसी भी राज्य का हिस्सा मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए गुना है, गुना राज्य है। ठीक है, जैसे गुना एक क्षेत्र है और गुना क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को देना चाहती है। क्या करना चाहती है, विदेशी राज्य को देना चाहती है। मान लीजिए पाकिस्तान या बांग्लादेश या अमेरिका किसी को भी देना चाहती है, तो संसद आर्टिकल 2 या 3 के माध्यम से इसे नहीं दे सकती। क्या, आर्टिकल 2 या 3 के माध्यम से नहीं दे सकती विदेशी राज्य को। अगर संसद को किसी राज्य को सौंपना है तो वो किसके माध्यम से सौंप सकती है, तो संविधान में संशोधन करके। किसमें, संविधान में संशोधन करके क्या कर सकती है, किसी भी राज्य को
अदला बदली कर सकती हैं। जैसे कि एक केस था बेरुवाड़ी केस, कौन सा? बेरुवाड़ी केस 1960 में पड़ी थी, ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में बेरुवाड़ी केस में जवाहरलाल नेहरू क्या करना चाहते थे, पश्चिम बंगाल में एक बेरुवाड़ी नामक जगह थी जिसे क्या करना चाहते थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बांग्लादेश को देना चाहते थे, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से किसके, और यहाँ पर क्या होती है सांस्कृतिक रूप से, और यहाँ पर मतलब पेट्रोलिंग वगैरह करने में जो आर्मी होती है उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इसको किसको दे दें, अपन बांग्लादेश को दे दें, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र क्या ले ले, अपन ले ले। तो 1960 में क्या करने चाह रही थी, बेरुवाड़ी केस को, बेरुवाड़ी जगह को किसको सौंपना चाह रही थी, बांग्लादेश को सौंपना चाह रही थी जवाहरलाल नेहरू सरकार। अब इतने में बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इसको आर्टिकल 2 के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उसको सौंप रहे हैं, किसको, बांग्लादेश को सौंप रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं आप इसे आर्टिकल 2 या 3 भाग 1 के माध्यम से सौंप ही नहीं सकते। किसी भी विदेशी राज्य को भारत का हिस्सा सौंपने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, किसी विदेशी राज्य को सौंप सकते हैं। जैसे कि भारत में अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उसने 100वां संविधान संशोधन करके 2015 में बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत में लिए थे, तब भारत के कुछ हिस्से किसको दे दिए थे, बांग्लादेश को दे दिए थे। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 100वां संविधान संशोधन था। यानी कि 100वां संविधान संशोधन करके ही भारत क्या कर सकता है, किसी विदेशी राज्य को अपनी जमीन दे सकता है तथा उसकी मतलब अदला बदली कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं राज्य। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के साथ ही क्या हुआ, भारत के सामने कई चुनौतियाँ थी। क्या थी, भारत के सामने कई चुनौतियाँ थी। जैसे कि कैबिनेट मिशन भारत आया, तो भारत में जब आया तो उसने क्या किया, जो भारत में जो देशी रियासतें थी जिन पर राजाओं का अधिकार था, तो उनको उन्हें छूट दे दी कि आप या तो स्वतंत्र रह सकते हैं या भारत में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अनेक राजा थे, उन्होंने कहा कि अपन तो स्वतंत्र ही रहेंगे जब अपन को कैबिनेट मिशन खुद बोल रहा है। तो लेकिन जब माउंटबेटन प्लान आया, यानी कि अगस्त प्रस्ताव आया, यानी कि भारत जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हो गया, तो क्या हुआ, उसके सामने अब यानी कि जो देशी रियासतें थी उनके सामने अब 3 ऑप्शन आ गए। या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप भारत में मिल जाइए, या आप क्या रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं, आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, तो अब अनेक रियासतें थी। अब इसका तो मतलब अब जो भी राजा था वो मुंह उठा के यही कह रहा है कि हम तो आज़ाद ही रहेंगे, कोई भी हो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, हमें कैबिनेट मिशन ने कहा है हम तो आज़ाद रह सकते हैं, तो हम आज़ाद ही रहेंगे। तो उस समय जो भारत में जो रियासतें थी उनमें से 552 थी, यानी कि जो भारत में पड़ती थी। ठीक है, तो 552 रियासतों को क्या करना था, भारत में विलय करवाना था। तो इसके लिए क्या किया गया, पटेल समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या किया गया, पटेल समिति का गठन किया गया। ठीक है, पटेल समिति का, यानी और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। पटेल जी ने कहा कि चलो भाई ये जिम्मा हम लेते हैं, हम मिलाएंगे सारी रियासतों को भारत में, यानी कि हम देखेंगे अखंड भारत पाकिस्तान अलग हो गया, चलो ठीक है, लेकिन अब बाकी राज्यों को हम अलग नहीं होने देंगे, कौन सा ही राजा कैसा ही राजा है। उन्होंने 2 पेज का एक विलय पत्र बनवा रखा था, एक हाथ में लॉलीपॉप लेके चलते थे और एक हाथ में लॉलीपॉप के चॉकलेट और एक हाथ में विलय पत्र। अगर ये लोगे विलय पत्र पे हस्ताक्षर करोगे तो लॉलीपॉप मिलेगा या आपको चॉकलेट मिलेगी, और यदि नहीं करोगे तो मैं यहाँ से अगर 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकला तो आपकी सीमा पे हमारी देश की मतलब हमारी सेना खड़ी है। तो राजा भी कहता था नहीं, हमारे पास भी सेना है। कि आपकी सेना है मान लिया, लेकिन हमारी सेना आपकी सेना से कई ज़्यादा बड़ी है, और यदि मैं 15 मिनट के अंदर नहीं निकला तो सेना अंदर आ जाएगी और फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो राजा बोल देता था कि साहब छोटे आदमी मजाक भी नहीं कर सकते, क्या कर रहे हैं बताइए, कहाँ करना है सिग्नेचर। तो डायरेक्टली सिग्नेचर करके विलय पत्र पे और कर देते थे। लेकिन उनमें से 3 रियासतें ऐसी थी जो कि मानने को तैयार ही नहीं थी, बोला जहाँ जाना चाहो चले जाओ, नहीं कर रहे हैं सिग्नेचर। उनमें से एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़, एक थी जम्मू कश्मीर। अब ये तीनों रियासतें नहीं मान रही, तो सरदार पटेल ने कहा चलो भाई तुम्हें भी देखते हैं, जाते हैं कहीं ना कहीं सुझाव लगाएंगे तुम्हारे लिए भी। हैदराबाद के पास गए, सबसे पहले निजाम के पास। हैदराबाद को जो निजाम था वो चाहता था
कि आज हम कस में जाके मिले, क्योंकि निज़ाम मुस्लिम था और वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी अधिकतर। अब बीचों बीच पड़ता है, जैसे कि आज का हैदराबाद है, बेंगलुरु क्षेत्र है, ठीक है ना, बेंगलुरु आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, उसमें कौन सा राज्य पड़ता था, तो अपना आज का आंध्र प्रदेश पड़ता था। मान लीजिए ये वाला क्षेत्र, ये भारत हो गया प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो ये वाला जो क्षेत्र है। अब पाकिस्तान यहाँ, अब पाकिस्तान कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये जम्मू का, ये गुजरात हो गया, पाकिस्तान यहाँ और हैदराबाद रियासत यहाँ। तो यहाँ का निज़ाम चाह रहा है कि मैं यहाँ से उड़ के और यहाँ जाऊँ, मतलब पाकिस्तान में शामिल हूँ, और पाकिस्तान भी यहाँ कर रहा है। इसके लिए कितने बेवकूफ़ आदमी होने चाहिए। आप भारत की सीमा से प्रवेश हो गए, मतलब भारत के बीचों बीच स्थित राज्य है और शामिल होना चाह रहा है पाकिस्तान में, कैसे चल जाएगा। और पाकिस्तान भी इसके लिए यहाँ कर, नहीं बिल्कुल हम शामिल करेंगे, तो मैं निज़ाम चाह रहा है, तो निज़ाम कह रहे हैं। तो जो उस समय कौन थे, अरे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो मुस्लिम एक थे ना, वो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पता नहीं, अभी नाम याद नहीं आ रहा, बता दूंगा फिर। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान शामिल हो जाएगा, यानी कि हम हैदराबाद को शामिल कर लेंगे। अब आप सोचिए, तो अगर वो यदि पाकिस्तान में चला भी जाता, पाकिस्तान शामिल भी कर लेता, तो उसको बाहर इसमें प्रवेश करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, भारत की चाहिए। बाहर निकलने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, भारत की चाहिए। हवाई क्षेत्र के लिए उपयोग करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, भारत की चाहिए। और बीचों बीच स्थित है और कह रहा है कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। सरदार जी आए, सरदार पटेल साहब आए कि साहब मान जाओ, नहीं माने। तो सरदार जी ने क्या किया, पुलिस डायरेक्ट आर्मी भेज दी, और आर्मी भेज के और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। क्या, ऑपरेशन पोलो, यानी कि सैन्य कार्रवाई कर दी सरदार पटेल ने, सैन्य कार्रवाई कर दी और निजाम भाग गया पाकिस्तान। और सैन्य कार्रवाई जिसका जो ऑपरेशन चलाया था, यानी कि यहाँ पे जो आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो था। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से क्या कर लिया गया, हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया। बाद में यूएन के उपलक्ष्य में क्या कर दिया गया, वहाँ जनमत संग्रह करा दिया गया, जिसके माध्यम से क्या हो गया, तो भारत में हैदराबाद विलय हो गया। अब आया यहाँ का जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत आज का जो जब पाकिस्तान गुजरात वाला क्षेत्र है, जैसे कि गिर क्षेत्र या सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सी थी, तो जूनागढ़ रियासत थी। वहाँ का शासक भी नहीं मान रहा था, तो वहाँ के शासक को मनाने के लिए वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ की जो जनता थी वो क्या थी, अधिकांश जनता थी हिंदू, लेकिन शासक कौन था, मुस्लिम था। तो वहाँ पे क्या किया गया, जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह से पता चल गया कि ये जनमत संग्रह में बता दिया गया कि हम भैया किसके साथ रहना चाहते हैं, तो भारत के साथ में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से हो गया, जनमत संग्रह के माध्यम से किस में हो गया, भारत में शामिल हो गया। अब बचते हैं हमारे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह भी नहीं मान रहे थे। राजा हरि सिंह पे जब पाकिस्तान के कवालियों ने आक्रमण कर दिया, तब उसके बाद उन्हें समझ में आया कि भारत के साथ ही रहने में फायदा है, तो उन्होंने उन्होंने क्या कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे उन्होंने, तो 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, तो 1947 को क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया। ठीक है, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान की सेना थी, बाद में बोला कि यहाँ पे जनमत संग्रह करवाएंगे। जनमत संग्रह अभी तक नहीं हुआ, कब से लेके अभी तक। तो वो जनमत संग्रह जो पाकिस्तान का आधा क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, उसे अपन POK कहते हैं, वो आज उसके कब्जे में, और जो बचा हुआ कश्मीर है वो भारत के कब्जे में। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो सरदार, जो भारत में रियासतों को मिलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, उनमें से किन किन लोगों की है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप जानते हैं, सरदार पटेल। इसके अलावा BP मेनन, जो कि कौन थे, तो भारत के एक IAS अधिकारी थे। ठीक है ना, BP मेनन और माउंटबेटन, ये कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, माउंटबेटन। ठीक है, तो माउंटबेटन, इन तीनों की भूमिका विशेष रूप से मानी जाती है। यदि आप लोगों को इन तीनों को, दोनों को ऑप्शन ना मिले उसमें, तो आप किसे चूज करेंगे, फिर माउंटबेटन को चूज करेंगे। ठीक है, तो रियासतों को मिलाने में क्या किसकी सबसे ज्यादा भूमिका है, तो सरदार पटेल, BP मेनन और माउंटबेटन की। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारत। अब भारत में क्या हुआ, संविधान बन गया। संविधान बनने जा रहा था, उसी के साथ में क्या होने लगी, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। क्या होने लगी, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। हालांकि मांग 1945 के समथिंग से ही उठ रही थी, और कांग्रेस इसे समर्थन भी करती थी। कांग्रेस क्या करती थी, इसे समर्थन भी करती थी। 1927 में पहली बार इसने समर्थन किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी, हम राज्यों का भाषाई आधार पर गठन कर देंगे। 1945 में भी कहा। लेकिन और जब
जो संविधान का निर्माण हो रहा था ना, जैसे कि ये संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी उस समय नेहरू ने भी पक्ष रखा था कि हाँ हम कर देंगे संविधान मतलब भाषा के आधार पर गठन। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ यानी कि संविधान लागू हुआ तब तक नेहरू जी का क्या हो गया, जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपने ही जो बयान दिया था उससे पलट गए और उन्होंने क्या किया कि नहीं अब भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, अब राज्यों का विभाजन करेंगे अपन प्रशासनिक आधार पर, भौतिक आधार पर और मतलब डेवलप यानी कि अच्छे मतलब क्या बोलते हैं उसे हिंदी में डेवलप को यार, प्रशासनिक आधार हो गया, एक हो गया भौगोलिक आधार और एक हो गया मतलब अच्छा डेवलप राज्य, उसका हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, उसके आधार पर हम राज्यों का विभाजन करेंगे। तो जो भारत में जो विभाजन किया गया तो 1951 में जो भारत में जो राज्य बने उनमें से कौन कौन से थे, तो जो पार्ट ए यानी कि 4 पार्टों में ने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, राज्यों को विभाजित कर दिया। इसमें 4 राज्य कौन से थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो पार्ट ए में शामिल थे वो कौन थे, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। पार्ट बी में देशी रियासतों को शामिल किया गया, पार्ट सी में कमिश्नरी स्टेट को शामिल किया गया और पार्ट डी में एक ही मात्र राज्य था जिसका नाम था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसमें भी 9 राज्य थे, इसमें 9, 10 और 1। ठीक है ना, ऐसे ही थे कुछ। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत को किस में रख दिया गया, पार्ट ए में रख दिया गया और इनका जो प्रमुख था वो कौन बना दिया गया, गवर्नर। कौन बना दिया गया, गवर्नर। और इन गवर्नर की सहायता के लिए किसको स्थापित कर दिया गया, विधानसभाओं को स्थापित कर दिया गया। ठीक है ना, तो इस पार्ट ए की रियासतों के जो प्रमुख था उसे क्या कहते थे अपन, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और उसकी सहायता के लिए किसको बना दिया गया, तो विधानसभा को बना दिया गया। अब देशी रियासतें, अब देशी रियासतों में राजाओं ने कहा चलो भाई ठीक है तुमने हमारी नहीं सुनी, जबरदस्ती हमसे विलय करवा लिया, हमारे मतलब जबरदस्ती विलय कर लिया हमारा, तो कम से कम हम जब तक जीते रहें, जब तक जीवित रहें तब तक हमें राजपथ का ही मतलब राज का ही राजा बनने का ही सुख भोग लेने दो। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है तुम्हें क्या कर देते हैं, राज प्रमुख बना देते हैं। ठीक है ना, तो इनके जो प्रमुख हुआ करते थे वो कौन थे, राज प्रमुख हुआ करते थे। कौन थे, राज प्रमुख। ठीक है ना, अब जैसे कोई भी राजा मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सिंधिया, मान लीजिए सिंधिया वंश का थोड़ा बहुत उदाहरण देते हैं अपन, मान रहे। ठीक है ना, अगर कोई कांग्रेस पार्टी है बीजेपी से समर्थित हो तो बुरा मत मानना। जैसे कि राज सिंधिया वंश मान लीजिए, सिंधिया वंश का राजा है और उसने कहा कि हमारे जैसे ग्वालियर मतलब ग्वालियर रियासत क्या कर लिया, भारत में विलय कर लिया गया। अब भारत में विलय कर लिया गया तो जो राज्य का जो प्रमुख होता है उसे अपन क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। तो उस राजा ने कहा कि हम ही को रह लेने दीजिए यहाँ का। तो उन्हें क्या कर दिया गया कि हाँ चलो भाई आपकी ये रियासत थी, आपको क्या बना देते हैं, इस रियासत के राज प्रमुख बना देते हैं, लेकिन आप जीते जी रह सकते हैं, यानी कि आपके मरने के बाद आप कहो कि हमारे पुत्रों को भी राज प्रमुख बनाए रखने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बस आप जीवित रहेंगे तब तक ही आप क्या बन रहेंगे, इसके राज प्रमुख बने रहेंगे और आपको सपोर्ट करने के लिए क्या रहेगी, एक विधानसभा रहेगी। क्या रहेगी, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। तो इसमें देशी रियासतों में राज प्रमुख हुआ करते थे, इसमें कमिश्नरी प्रांत हुआ, इसमें उपराज्यपाल हुआ करता था, और इसमें कौन थे, तो ये तो यूनियन टेरिटरी में आता था या अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में आता था। तो इस पे तो सीधा अधिकार किसका रहता था, तो सरकार का रहता था। ठीक है, तो भारत क्या था, भारत के सामने एक चुनौती थी कि भारत जो नेहरू थे वो समझ रहे थे इस बात के कि भारत का जो अभी विलय जो यानी कि विभाजन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। किसके, धर्म के आधार पर, यानी कि इस्लाम और हिंदू धर्म के आधार पर क्या हो गया, भारत का क्या हो गया, विखंडन हो गया। भारत 2 राज्यों में बढ़ गया, दो कंट्रीज में बढ़ गया। तो नेहरू जी चाहते थे कि अब ऐसी कोई चीज़ ना आए जिससे कि देश का दोबारा बंटवारा हो सके, और भाषा एक आधार थी जो किसी भी देश को बदल सकती है, यानी कि देश में बंटवा सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से इनको नहीं बांटते हैं अपन, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इनको बांट लेते हैं। लेकिन राज्यों की मांगे लगातार उठने लगी भाषा के आधार, और विशेष रूप से जो मद्रास जो प्रांत था, कौन सा, मद्रास प्रांत, वहाँ पर तमिल और तेलुगु भाषा के ज़्यादा, तेलुगु तमिल और मलयालम भाषा के ज़्यादा लोग थे। तो वहाँ पर उनमें राज्यों की मांग, भाषाओं की मांगे लेकर खूब जम के मांगे उठने लगी। लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी और राज्यों का गठन इसी प्रकार कर दिया। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या था, पेट्टू श्रीरामुलु। कौन थे, पेट्टू श्रीरामुलु। इन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषा यानी कि आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर अनशन पे बैठ गए। क्या हुआ, अनशन पे बैठ गए
और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाने से अब राज्य की जो मांग थी वो और ज़्यादा गर्मा गई, यानी कि हिंसक सिविल वॉर की स्थिति आ गई, यानी गृह युद्ध की। तो नेहरू जी को समझ में आ गया कि अब इसका विघटन यानी कि राज्यों का क्या करना पड़ेगा, पुनः मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार पर दबाव बन रहा था। तो इसको लेके क्या किया गया, जब इनकी मृत्यु हुई तो राज्यों का पुनर्गठन अब दिखने लगा कि अब भाषा के आधार पर अपने राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए। और इस समय तक स्थिति ये बन चुकी थी कि विदेश में जो अखबार थे वो कहने लगे थे, यानी कि उस समय के जो न्यूज़पेपर थे उनमें लिखने लगा था कि भारत अब गृह युद्ध में जाने वाला है। और विदेशी अखबार तो ये तक लिखने लगे कि भारत अपने दूसरे विखंडन के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस तरीके से मांगे उठने लगी थी। सोचिए वो स्थिति कितनी भयानक होगी। तो जब इनकी मृत्यु हुई 1952 में, तो अगले ही साल क्या कर दिया, यानी कि 1953 में ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना दिया गया। क्या कर दिया गया, भाषाई आधार पर पहला राज्य बना दिया गया। किसको, आंध्र प्रदेश को, जिसको क्या था, तेलुगु भाषा में। और तमिल भाषा के लोगों के लिए कौन सा बना दिया गया, तमिलनाडु। ठीक है। इसके अलावा इसी समय एक मांग और उठ रही थी, वो थी बॉम्बे राज्य को लेके। बॉम्बे राज्य में कौन कौन थे, गुजराती और मराठी। उसमें चल रही थी कि मराठी भाषाओं के लिए अलग और गुजरात के लिए, गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात प्रदेश का अलग से गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इसकी मांग को देखते हुए कि अब तो राज्यों का दांव लग गया कि भैया अब तो एक ने कर मनवा ली बात, तो अब तो हम भी मनवाएंगे। तो राज्यों की जो सबसे पहले भाषाई आधार पर यानी कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उसके लेके समितियों का बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी। और जो पहली समिति थी वो थी एस.के. धार समिति। कब बनाई गई थी ये, एस.के. धार समिति का गठन किया गया था 1948 में, इसकी जांच करने के लिए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। एस.के. धार समिति कब बनाई गई थी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, तो इसकी जांच करने के लिए तो 1948 में बना दी गई। लेकिन धार समिति का जो कहना था, उन्होंने इसके लिए स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं बनानी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी समिति बनाई गई, जेवीपी समिति। कौन सी समिति बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक थे जिनका नाम क्या था यार, पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये समिति बनाई गई। इन तीनों के नाम लेके ये समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, तो 31 दिसंबर को क्या होता था, कांग्रेस का अधिवेशन होता था। हर वर्ष क्या होता था, कांग्रेस अधिवेशन कब होता था, 31 दिसंबर को होता था। तो जब 31 दिसंबर को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें दोबारा भाषाई आधारों पर राज्यों की मांग को लेकर एक समिति और बना दी गई, क्योंकि इसका तो इन्होंने तो एस.के. धार समिति ने तो क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि नई राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए भाषाई आधार पर। लेकिन ये समिति बनाई गई दोबारा कि आप जांच कीजिए क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जेवीपी समिति का भी कहना था कि नहीं बनाना चाहिए। क्या, दोनों की राय क्या थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। लेकिन पेट्टू श्रीरामुलु की जो 56 दिन का जो उपवास था, ठीक है ना, उपवास को चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद में क्या स्थितियां बिगड़नी स्टार्ट हो गई। और पहली बार राज्यों का जो गठन किया गया भाषाई आधार पर, वो कब किया गया, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं, फिर राज्य सरकार ने कहा कि अब राज्यों का गठन भाषाई आधार पर कर देना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने एक समिति और बनाई। क्या बनाई, एक समिति और बनाई जिसका नाम क्या था, फजल अली आयोग। क्या नाम था, फजल अली आयोग। ये उस समय भारतीय उच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश थे फजल अली। ठीक है ना। तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, तो फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एक थे कौन थे, तो एक थे H.N. कुंजरू, एक थे के.एम. पणिक्कर और एक थे H.N. कुंजरू। ये 3 सदस्य थे। और एक थे फजल अली क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ये आयोग कब गठन किया गया था, तो इस आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1953 में। जबने इसकी रिपोर्ट जो सौंपी वो कब सौंपी थी, तो 1956 में। ठीक है। तो 1956 में जब रिपोर्ट सौंप दी तो इसके बाद क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। और संविधान में जो संशोधन था वो कौन सा था, तो 7वां संविधान संशोधन था। और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 7वां संविधान संशोधन 1956
के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया उस समय जो राज्य निकल के आए वो कितने थे, तो 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। जब राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया तो सातवां संविधान संशोधन था, ठीक है ना। तो 7वें संविधान संशोधन को ही अपन राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग किसे कहते हैं? तो 7वें संविधान संशोधन को ही कहते हैं, ठीक है। तो 1956 में क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन आयोग या 7वां संविधान संशोधन को 1956 के माध्यम से क्या कर दिया गया? भारत के राज्यों का भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। सबसे पहले किसका किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। इसके बाद 1966 में सह आयोग आया। कौन सा? सह आयोग आया। सह आयोग से किसका गठन किया गया? तो इसमें हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया गया, हरियाणा को, हरियाणवी भाषा बोलने वाले को हरियाणा से अलग कर दिया गया, और पंजाबी को पंजाबी भाषा जो पंजाबी बोलते थे उन्हें पंजाब में रख दिया गया। और चंडीगढ़ पे क्या था? चंडीगढ़ पे ये हरियाणा और पंजाब दोनों चाह रहे थे कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी बने, तो इसके लिए चंडीगढ़ क्या कर दिया गया कि आप दोनों राजधानी बना लीजिए, लेकिन इस पे अधिकार किसका रहेगा? तो केंद्र का रहेगा। इसको चंडीगढ़ क्या बना दिया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? यानी पंजाब का पुनर्गठन कब किसके माध्यम से, किस आयोग के माध्यम से किया गया था? तो सह आयोग के माध्यम से किया गया था, ठीक है। अब देखिए संघ और परिसंघ में अंतर क्या होता है। संघ जो होता है और परिसंघ जो होता है, परिसंघ, ठीक है। परिसंघीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। और जबकि संघीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। आपको पता है कि भारत में जितनी भी देशी रियासतें का गठन किया गया है वो उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया है, मर्जी के खिलाफ किया गया, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि अपनी राजशाही को छोड़ के, राजा ने आदेश दे दिए, राजा बाहर निकल रहे हैं तो जनता सिर झुका के खड़ी है, राजा साहब नहीं कहेंगे तो घोड़े चलवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब ऐसा ही था। तो लेकिन जब भारत से जब संविधान लागू हुआ तो सभी राजाओं के क्या थे? भारत में क्या संविधान लागू हुआ तो लोकतंत्र के साथ में सभी राजाओं के जो अधिकार थे वो भी क्या थे? क्षीण होने वाले थे। तो संघीय व्यवस्था में जो राज्य अपनी सहमति से रियासतों को अपने शामिल नहीं कर रहे हैं तो वो भारत के साथ कैसे रहेंगे? इसीलिए जो यूनियन यानी कि जो यूनियन प्रकार की जो संघीय व्यवस्था है उसमें क्या होता है? केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ रहती है और राज्यों के पास कम शक्तियाँ रहती है, ठीक है। तो संघ में यानी कि यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था में राज्यों के पास कम शक्तियाँ और केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है। तो इसको अपन कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या कहते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। जबकि अमेरिका में कौन सा है? तो अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ से मतलब ये है कि वहाँ के जो राज्य हैं वो क्या होते हैं? उनकी मर्जी से शामिल हुए हैं संघ में यानी कि देश में। तो उनके लिए एक वादा किया गया, मतलब संघ से एक वादा आया कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है यानी कि जो आपका राज्य है उसमें हम कभी भी कोई भी सीमा में बदलाव नहीं करेंगे। क्या? आपकी जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहेगी, आपकी सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ना तो आपकी सीमाओं को तोड़ के दूसरे राज्यों को दिया जाएगा, ना दूसरे राज्यों की आपकी सीमाओं में शामिल किया जाएगा। लेकिन भारत में क्या होता है? भारत में राज्यों को तोड़ फोड़ सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी सीमा चाहे तो किसी को दे सकते हैं, किसी की सीमा किसी को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे भारत की मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान को दे दी, राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश को दे दी, मध्य प्रदेश की सीमा यूपी को दे दी, यूपी की सीमा मध्य प्रदेश को दे दी। संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? राज्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, इसीलिए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं इसे। और इसे क्या कहते हैं? भारत को यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था को विनाशी राज्य, अर्थात राज्यों का तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी कि राज्यों में तो तोड़फोड़ की जा सकती है लेकिन संघ में तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। कैसा लगा आपको? कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करें जो भी समझ में ना हो। धन्यवाद।